और सबसे पहले बात करेंगे भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार का आधिकारिक बयान आ गया है। एडीजी ने मान लिया है कि पुलिस कर्मियों से भरत तिवारी को हैंडल करने में गड़बड़ी हुई थी और इसको लेकर एक एसएचओ, 2 एसआई, एक एएसआई और 2 सिपाही को निलंबित भी किया गया। उन्होंने कहा कि मामले की जांच शाहाबाद डीआईजी को सौंपी गई है। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में भी जांच की जा रही है। तिवारी का जो मुठभेड़ हुआ है उसमें कांड दर्ज हुए हैं और उसके अनुसंधान के लिए डीआईजी शाहाबाद को, उसके पर्यवेक्षण के लिए डीआईजी शाहाबाद को पुलिस मुख्यालय के स्तर से प्राधिकृत किया गया है। वो सभी एफएसएल और अन्य जो सुविधाएं हैं उसका इस्तेमाल करते हुए वैज्ञानिक अनुसंधान कराएंगे, इस बात के लिए उनको निर्देश दिया गया है। इससे रिलेटेड आपको एक और जानकारी होगी कि इस मामले में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच आयोग का भी गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि इस मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच हो। इस मामले में लापरवाही जो है इस परिप्रेक्ष्य में सामने आई है कि जब पहली बार वो 16 तारीख को हमारे पदाधिकारी वहाँ गए थे तो उसमें जो अभियुक्त था उसको उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया, टाइमली उसको नियंत्रण में नहीं ला सके और उसका वीडियो वगैरह वायरल हुआ। इस आरोप में एक एसएचओ, 2 सब इंस्पेक्टर, एक एएसआई और एक कांस्टेबल जो थाना से गए थे उनको सस्पेंड किया गया। एनकाउंटर कभी भी उपलब्धि नहीं मानी जा सकती, लेकिन एट द सेम टाइम यह भी कहना उचित होगा कि जहाँ भी हमारी अपनी जान को खतरा होगा वहाँ सेल्फ डिफेंस में पुलिस जो है वो आत्मरक्षार्थ गोली चलाती है और इस क्रम में यदि सामने वाला अभियुक्त को गोली लगती है तो वो कानून के तहत एक एक्सेप्शन, उसमें हमें आत्मरक्षार्थ गोली चलाने का अधिकार। और इस बीच आपको आरा से बड़ी खबर बताते हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में इलाज करने वाले डॉक्टर का भी बयान सामने आया है। सर्जन डॉक्टर एमएच अंसारी ने बताया कि भरत तिवारी को गोली लगने के बाद इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था। जांच के दौरान उनके शरीर के पैर और निचले हिस्से में गोली लगने के निशान पाए गए थे। डॉक्टर के मुताबिक जब अस्पताल में उनकी जांच की गई तो उनका ब्लड प्रेशर और पल्स काफी कम था तथा उनकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई थी। डॉक्टर अंसारी ने बताया कि भरत तिवारी की नाजुक हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया। उन्होंने ये भी कहा सभी गोलियां पैर और निचले हिस्से में लगी थी। एब्डोमेन के नीचे वाले हिस्से में गोली लगा हुआ था। हम लोगों के पास जब आया तो उसका पल्स वगैरह बहुत ही नहीं, शॉक में था मरीज, बचने के हालत में नहीं था। बड़ी मुश्किल से हम लोग उसको जो है रिसाइसेट किए हैं। उसके बाद उसके कंडीशन थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, ब्लड प्रेशर वगैरह मतलब मिलने लगा है। और ये एक्चुअली अंदर वास्कुलर इंजरी है, मेजर ब्लड वेसल्स की इंजरी है अंदर में, जिसके वजह से मरीज जो है शॉक में चला गया और इसको मतलब यहाँ हैंडल करना मुश्किल था, हायर सेंटर पर इसीलिए भेजा गया है। ये जो इंजरी हुई थी वो फायर आर्म इंजरी है, गोली लगने से हुआ है और कंडीशन बहुत ख़राब है मरीज, मतलब सारी गोली पैर में ही लगी है। सर, जो घायल युवक है वो विक्षिप्त बताया जा रहा है, ऐसा कुछ पुलिस भी बताई है क्या? चाहे आपको ना, ऐसे जनरल कंडीशन उसका इस हालत में था कि उससे बातचीत तो करना मुश्किल था, जिससे हम लोगों को पता चले कि वो विक्षिप्त था या नहीं था, क्योंकि मतलब बेहोश था ना, वो उतना बढ़िया कंडीशन बात करने के हालत में वो नहीं था। भोजपुरी फिल्म स्टार खेसारी लाल यादव भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस एनकाउंटर में मारे गए युवक भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की। अचानक गांव पहुंचे खेसारी लाल ने पीड़ित माता पिता और परिवार से पूरी घटना की जानकारी ली। उन्हें ढांढस बंधाते हुए 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दी। परिवार से बातचीत के दौरान खेसारी लाल ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस मामले में न्यायिक जांच के निर्देश दिए हैं,
लेकिन इंसाफ के लिए केवल घर बैठने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने परिजनों को पटना चलने के लिए कहा, भरोसा दिलाया कि वे इस लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं। अरे भाई तो अच्छे बताइए, सम्राटे सरकार की पुलिस भी है, मारने वाली भी और जांच करने वाली भी उन्हीं के पुलिस है, तो फिर कहाँ कुछ कहूँ। आतंक और अपराध का पर्याय बन चुका ललन सिंह उर्फ लल्लन सिंह उत्तर प्रदेश सहारनपुर में एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया। ललन सिंह समस्तीपुर का रहने वाला था, जिस पर हत्या, डकैती, लूट और पुलिसकर्मियों पर हमले जैसे गंभीर संगीन मामले दर्ज थे। 9 सितंबर 2022 को वाराणसी में हुए पुलिस मुठभेड़ में ललन के 2 भाई मनीष और रजनीश की मौत हो गई थी और वहां से ये बचकर निकल गया था। वहीं इसका एक और भाई जेल में बंद है। सभी भाई मिलकर ब्रदर्स गैंग चलाते थे। बिहार के अलावे ललन का ब्रदर्स गैंग उत्तर प्रदेश में भी काफी सक्रिय था। आरोपी के परिवार का कहना है कि पिछले 8 साल से ललन घर नहीं आया था। उसकी पत्नी और 2 बच्चे भी मायके में बच्चों के साथ रह रही है। ललन के माता पिता दोनों दिव्यांग हैं। यूपी सहारनपुर में उनका एनकाउंटर हो गया है। अच्छा मालूम अब नहीं क्या बोले हैं इस बोल से सहारनपुर में काउंटर हो गया, वो बोल रहा कि मादी लग रहा बोला। ललन से बातचीत वगैरह होता था आपको? नहीं, हमारे से बातचीत नहीं। कितने बाल बच्चे हैं उनके? 2। कब शादी हुआ था उनका? शादी हुआ था ढेर दिन। क्या मामला था इन लोगों का, कुछ मालूम है? पिछले 2016 के बैंक लूट कांड और विभिन्न हत्याओं के मामले में इन पर मुकदमा दर्ज था और 2016 में फिर वो यूपी में जेल कांड भी किए हुए थे और उसके बाद ये सब गए बनारस में एक दरोगा का हत्या में गोली मारने के आरोप में भी ये वांछित थे। और अब बात बिहार झारखंड की बड़ी खबरों की करते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। लालू परिवार की सुरक्षा और बंगले को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। पूरे परिवार को एक एक बंगला चाहिए। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू परिवार की सुरक्षा में 150 पुलिस वाले लगे हैं। कहेंगे कि सब पुलिस वापस ले लिया है। क्या बिहार की सभी पुलिस फोर्स आपको ही दे दें तो अति पिछड़ों को कैसे सुरक्षा देंगे? सम्राट चौधरी ने कहा कि राबड़ी देवी, लालू प्रसाद दोनों को बुलेट प्रूफ सुरक्षा है। आपको जितनी जरूरत है उतनी सुरक्षा मिली भी है। लालू यादव का कितना घर है ऐसी गिनती कोई नहीं कर पा रहा। इतिहास निकाल रहा हूं। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद को खलनायक भी बताया। 1990 से अब तक पिछड़ा का जमीन किसने किसने कब्जा किया है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ये बातें सम्राट चौधरी ने कही हैं। लोकतंत्र में लालू जी के लिए सिर्फ अपना परिवार है, दूसरा कोई मतलब नहीं है साथी। आजकल घर और सिक्योरिटी खेल रहे हैं। एगो घरवा चाहिए, एगो बेटा को चाहिए, एगो माता जी को चाहिए। अभी उनके यहाँ 150 पुलिस वाला है, 150, लेकिन वो कहेंगे कि हमरा सब पुलिस वापस ले लिया। अब बताइए, पूरा बिहार का फोर्स आप ही को दे दे? अरे अति पिछड़ा कर को सुरक्षा कौन देगा? अरे आपको जितनी जरूरत है उतनी सुरक्षा है। लालू जी को बुलेट प्रूफ, राबड़ी जी को बुलेट प्रूफ गाड़ी, अब क्या चाहिए ये तो बता दीजिए। अरे सब तो आपसे डरा हुआ है कि आप निकल के कुछ गड़बड़ नहीं कर दीजिए। अच्छा, किससे डर है आप लोगों को? लालू जी से न डर है? अरे भाई, तो जो सबसे बड़ा खलनायक हो उसी को डर लग रहा है। इसका मतलब सुशासन ठीक हो गया है ना? और पिछले 1 महीने से उनको सुरक्षा नहीं है तो कुछ हुआ क्या? भगवान करे कभी। आज भी हमारे 150 पुलिस बल सामने खड़े हैं। नौटंकी करना है करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कितना घर है गिन पाया आज तक कोई? उनको कितना घर है? एगो राजा बाजार में अलग घर, कोटलिया नगर में 5 गो घर मिला के एक घर, महुआ बाग में अलग कब्जा किए हैं, गोपालगंज में अलग कब्जा किए हैं,
दिल्ली में अलग कब्जा किए हैं। अरे अब कितना कब्जा कीजिएगा? मैं तो इतिहास निकाल रहा हूं साथियों, 1990 से लेकर 2026 तक अति पिछड़ा समाज का जमीन किसने किसने कब्जा किया है, सारा हिसाब करूंगा। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रबी 2025-26 सीजन में आंधी तूफान, असमय बारिश और ओले से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत दी है। कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत 3.96 लाख से अधिक किसानों के बीच 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में भेजी गई। ये अनुदान मार्च 2026 के दौरान फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को दिया गया है। और अब आपको रांची से बड़ी खबर बताते हैं। आरएसएस कार्यालय पर हुए हमले की जांच अब और ज्यादा तेज हो गई है। एटीएस की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर नए सिरे से जांच शुरू कर दी है। टीम न सिर्फ स्पॉट विजिट कर रही है बल्कि आतंकियों के संभावित आने जाने के रास्ते की भी पड़ताल हो रही है। इसके साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज, अन्य तकनीकी साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है। एटीएस के कई अधिकारी और जवान मौके पर मौजूद हैं और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। रांची के निवारणपुर स्थित आरएसएस कार्यालय में बीते दिनों पेट्रोल बम से हमला किया गया, जिसके बाद जो अब एटीएस की टीम है उसने अब इस केस को टेक ओवर किया और मामले की छानबीन में जुट गई है। बता दें कि न सिर्फ आरएसएस कार्यालय बल्कि आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज है, जिन रास्तों से एटीएस जो आतंकी है वो फरार हुए थे, उन तमाम रास्तों को खंगालने का कार्य जो है वो एटीएस की टीम कर रही है। जो सीसीटीवी फुटेज है उसे जांचा जा रहा है ताकि जो अपराधियों का सुराग है वो पूरी तरह से निकल आए। मामले में अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी जरूर हुई है, लेकिन इस मॉड्यूल में अभी भी कई ऐसे आतंकी शामिल हैं जो कहीं न कहीं गिरफ्त से बाहर है। उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी को लेकर जो प्रयास है वो किया जा रहा है और उसे लेकर ही एटीएस अब इस मामले की जांच में जुटी है। बता दें कि देश में सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि 4 ऐसे और जगह हैं जहां पर इस मॉड्यूल के द्वारा घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया या फिर कहा जाए कि वहां पर इन शख्स की गिरफ्तारी हुई है, जिस वजह से अब एटीएस इस मॉड्यूल को पूरी तरह से खंगालने का काम कर रही है। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर एनआईए की टीम भी जांच कर रही थी और यहां पर पहुंची हुई थी। एनआईए की टीम ने भी तमाम चीजों को खंगाला था। अब वहीं एटीएस देख सकते हैं आज यहां पर पहुंची है। अब इस पूरे मामले की जांच में आगे बढ़ रही है। देखना होगा किस तरह से अब जो पूरी जांच है वो आगे बढ़ती है और जो भी लोग इसके पीछे हैं उनकी गिरफ्तारी कब तक संभव हो पाती है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और अब देश दुनिया की खबरें देख लेते हैं। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताते हैं। कोचिंग सेंटर में भीषण आग लग गई है और हादसे में अब तक 14 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। अलीगंज के पूर्णिया इलाके में भीषण आग लग गई। आग से बचने के लिए एक शख्स छत से कूद गया। आग से इलाके में अफरा तफरी मच गई है और घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। कोचिंग सेंटर में अचानक भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है जब आग लगी थी तो वहां पर लोग मौजूद थे, छात्र मौजूद थे और इस हादसे में अब तक 14 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर मिल रही है। अलीगंज के पूर्णिया इलाके में आग लगी है। 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये वही कोचिंग सेंटर है जिसमें अचानक से आग लग गई। जैसे ही जानकारी फायर ब्रिगेड की टीम को मिली, टीम मौके पर पहुंची, आग बुझाने का काम शुरू किया गया, लेकिन जानकारी मिल रही है अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है। बहनों और भाइयों, मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं अलीगढ़ में रहूं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्य में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के
उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। अयोध्या में राम मंदिर में कथित दान चोरी की चर्चाओं के बीच मंदिर में कई सारे बदलाव भी किए गए हैं और अब दान पात्रों से नकदी निकालने ले जाने की वीडियोग्राफी होगी। राम मंदिर में दान के पैसों की गिनती करने वाले लोग बदल दिए गए हैं और इसके साथ ही बैंक की ओर से पैसों की गिनती में शामिल टीम को बदला गया। साथ ही स्वयं सेवकों की ड्यूटी भी बदली गई। निगरानी में भी अलग अलग लोग लगाए गए। पहले से निर्धारित नियमों का पालन अब सख्ती से किया जा रहा है। ड्रेस कोड सिस्टम लागू किया गया। अब बिना जेब के कपड़ों में ही काउंटिंग रूम में एंट्री होगी। काउंटिंग रूम से निकलते हुए कर्मचारियों की फिर से स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके साथ ही सीसीटीवी पर अब लगातार निगरानी होगी। सूत्रों का दावा है कि जांच के बीच ही एसआईटी की ओर से इसका निर्देश मंदिर व्यवस्था से जुड़े लोगों को दिया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, अमरनाथ यात्रा से पहले बॉर्डर पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है और सुरक्षा बलों ने संवेदनशील इलाकों में अपनी गश्त बढ़ा दी है। अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी है। यात्रा के लिए अतिरिक्त जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चार धाम यात्रा से जुड़ी, अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई, जिसमें अब बॉर्डर पर हाई अलर्ट हो गया है। सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। यही नहीं, सुरक्षा बलों ने जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर अपनी गश्त भी बढ़ा दी है। अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है और यात्रा के लिए अतिरिक्त जवान तैनात कर दिए गए हैं। तो अमरनाथ यात्रा 2026 को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ चुकी है और यात्रा से लेकर नेशनल हाईवे तक सुरक्षा का मजबूत कवच तैयार किया गया है। और आपको बताते हैं अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम क्या क्या किए गए हैं। देखिए, अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा अच्छी कर दी गई है। यात्रा मार्ग पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। NH 44 पर जवानों की तैनाती की गई है। 180 से अधिक अर्धसैनिक कंपनियां यहां तैनात की गई हैं और इस पूरे इलाके पर ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है। डॉग स्क्वाड को भी तैनात किया गया है। यात्रा के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा उपाय भी लागू किए गए हैं। डिजिटल पहचान पत्र यहां अनिवार्य किया गया है। विभिन्न स्थानों पर नाके बढ़ाए गए हैं और गश्त में भी इजाफा किया गया है। 3 जुलाई 2026 से यात्रा शुरू होगी। 28 अगस्त 2026 को यात्रा संपन्न होगी और यात्रा की कुल अवधि 57 दिन होगी। इस तरह अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए सुरक्षा के अच्छे इंतजाम किए गए। यात्रा मार्ग पर जवानों की तैनाती से लेकर ड्रोन निगरानी और डिजिटल पहचान पत्र तक कई स्तरों पर सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है ताकि 57 दिनों तक चलने वाली यात्रा सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न हो सके। बढ़ेंगे आगे और ग्रेटर नोएडा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। नशे में धुत युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। शराब के नशे में बीच सड़क पर युवती लेट गई। कई दिन पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं एक युवती है जो बीच सड़क पर लेटी हुई है। ग्रेटर नोएडा का ये वीडियो बताया जा रहा है। नशे में धुत युवती बताई जा रही है जिसने शराब के नशे में बीच सड़क पर लेटकर ड्रामा किया है। अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में चल रही उच्च स्तरीय वार्ता के पहले दिन के खत्म होने के बाद भी दोनों पक्षों के बीच कई अहम मुद्दों पर मतभेद अभी भी बने हुए हैं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक बातचीत जारी है और इसके रात भर चलने की संभावना है। हालांकि ईरानी सूत्रों का कहना है कि वार्ता की रफ्तार धीमी पड़ गई है, लेकिन बातचीत पूरी तरह
टूटी नहीं है। हालांकि इस सब के बीच तनाव तब और बढ़ गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक टीवी इंटरव्यू में ईरान को कड़ी चेतावनी दे दी। ट्रंप ने कहा कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका दोबारा सैन्य कार्रवाई कर सकता है और हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश भी कर सकता है। सोने चांदी की कीमत में इस हफ्ते भी गिरावट दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 2,830 रुपए गिरकर 1,45,000 रुपए हो गई है और इससे पहले बीते हफ्ते यानी 13 जून को 1.48 लाख रुपए पर था। वहीं चांदी 2,43,000 रुपए किलो से गिरकर 2,32,000 रुपए पर आ गई है, यानी इसकी कीमत 10,609 रुपए कम हुई है।